हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाती है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पिछले 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, 4 चैप्टर कर चुके हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। ये चैप्टर है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का आता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर सिर्फ आपको पास होना है तो कुछ ही चैप्टर, आपको 4-5 चैप्टर बताए जाएंगे, उतने में कंप्लीट कर लो तो पास हो जाओगे। और अच्छे नंबर लाने हैं 90+ तो फिर सभी चैप्टर आपको आने चाहिए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। कुछ बच्चों को काफी कठिन लगता है, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद कठिन नहीं लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक इंग्लिश वर्ड है जो यूनानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनान के 2 शब्द कौन कौन से? ट्रिग्नोन और मेट्रोन, इनसे मिलकर बना है। ये दोनों यूनानी शब्द हैं और ये है इंग्लिश शब्द। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मैं मापता हूं। मापना का मतलब किसी चीज की लंबाई चौड़ाई या मापना, या कोई चीज भी मापना। जैसे घर में हम लोग दूध लेने जाए तो दूध नापा जाता है, सब्जी लेने जाए तो सब्जी नापी जाती है। तो साइंस और फिजिक्स में नापने को हम लोग मापना बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब समझ लिया आपने। अब पहले क्या होता था, त्रिकोणमिति का जो यूज होता था वो सीमित क्षेत्र में होता था, एक लिमिटेड था। कहते थे कि ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो क्या हुआ, इसका फिर बाद में जो यूज होने लगा, हाई लेवल की मैथ में यूज होने लगा और हाई लेवल की फिजिक्स में भी इसका यूज होने लगा। तो ज्यादा डिटेल में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना पेपर में आएगा नहीं। पेपर में तो आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जितनी चीजें जरूरी पड़ेगी वो बताऊंगा। और आपको ज्यादा पढ़ना है तो बुक में सब कुछ लिखा होता है, बुक को पढ़िए। किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, तो वहां पे मैं आपको आंसर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं बेटा, वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट और कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, ये होते हैं। लेकिन जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में उनको इतना बड़ा नहीं लिखते, तो उनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, ऐसे लिखेंगे। और कोसाइन को क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। टेंजेंट को लिखेंगे टेन। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। कोसेकेंट को क्या लिखेंगे? कॉसेक लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड को क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे। और कोटेंजेंट को कॉट लिखेंगे। तो इनकी जगह हम लोग ये शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, जो कि 3 वर्डों से मिलकर बने हैं। हर एक में देखो 3 अक्षर, यानी कि 3 वर्ड हैं, बस इसको छोड़ के, ठीक है। इसको कॉसिक बोलेंगे, सेक, कॉट। तो अभी आपके लिए इतना होमवर्क है, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो, बस इनको याद करना है। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 आपने याद कर ली। पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमेगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं बेटा? 6 हैं। कौन कौन से हैं? बोलिए मेरे साथ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप याद करें। कोई भी कभी भी याद कर लो, चाहे टेन, कॉट, साइन, कैसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो एक और चीज बताते हैं, फिर एक आपको त्रिभुज भी चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमेशा कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि वो जो त्रिभुज बनेगा हमेशा कैसा बनेगा?
समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों मिला के 90 होंगे। जैसे ये होगा 50 का तो ये 40 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। कोई इसका नाम बोल सकता है CBA, तो कैसे भी बोलो, है तो वही। तो इस त्रिभुज का जो नाम देंगे, इस त्रिभुज का हमने नाम दिया, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज। इसे क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज या ट्राइंगल ABC। इसका मतलब है इस त्रिभुज का नाम ABC है। इसी को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, ट्राइंगल CBA। तो इधर से पढ़ेगा तो CBA और इधर से पढ़ेगा तो ABC, बीच से भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें बस तीन चीजें समझनी होगी। जैसे हम लोग ये वाला एंगल देख रहे हैं, A वाला, कौन सा? तो एंगल A के लिए, कोण A के लिए जो इसके जो सामने जो है होगी साइड, साइड का मतलब भुजा, इसके A के सामने क्या है? BC है। A के सामने क्या है? BC है। इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखना है, जिस एंगल की बात की जाए, जैसे A की बात की जाए तो A के सामने की भुजा लंब हो गई। ठीक है, अगर हम लोग C की बात करते C की, तो C के सामने की भुजा तब ये वाली लंब होती। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? सिर्फ A की बात करेंगे। तो A के सामने की भुजा ये वाली BC। BC क्या हो गई? B से C तक ये क्या है? लंब, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो इसके नीचे होगी यही पे पास में, ठीक है, ये होगी बेस, यानी कि हिंदी में बोले तो आधार। यही बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं, फिर क्वेश्चन उनको लगते हैं हार्ड। तो ये दो चीजें बताइए, रेशियो और ट्रायंगल को समझ लो, बस हो गया काम। फिर तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो सामने वाली भुजा लंब, उसके नीचे वाली भुजा आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी होगी वो होगी कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, इतना समझ लिया तो काम हो जाएगा। 6 होते हैं रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। उसके बाद एक त्रिभुज होता है, किसी भी एंगल के लिए बात करें, सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और नीचे वाली आधार, और सबसे बड़ी कर्ण। अगर यहीं पे आप देखने लगो, एक और त्रिभुज आपके लिए बना रहा है, ऐसे दो त्रिभुज बना दिए, ये तो गड़बड़ हो गया। 90 का एक एंगल होना चाहिए ना, 90 का बनेगा तभी उसमें ये रेशियोज लगेंगे। तुम सोचो कोई त्रिभुज बना दे तो उसमें नहीं लगने वाले। तो ये मान लो त्रिभुज हो गया PQR। चलो अब तुम लोगों से पूछते हैं, एंगल R के लिए बताओ लंब कौन सा होगा? PQ। तो R के लिए लंब क्या होगा? PQ, क्योंकि इसके सामने है ना, तो ये हो गया PQ लंब। इसी तरीके से अगर हम पूछें R के लिए आधार क्या होगा? क्या होगा? QR। ये हो जाएगा आधार। आधार माने बेस, लंब माने परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बचा हुआ सबसे बड़ा वो क्या होगा? वो होगा कर्ण। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। अब आपके सामने एक और ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका नाम रखते हैं X Y Z। अब ये तो 90 अंश है, ये तो 90 डिग्री का है। तो इस Y के लिए बताओ, Y के लिए लंब क्या होगा? Y के लिए क्या होगा? XY, ये होगा लंब। अभी कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि सामने वाली भुजा है ना लंब होगी, लेकिन देखेंगे जब 90 अंश का कोण बन रहा उसकी बात की जाए तो उसके सामने का कर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना, जब 90 अंश के सामने वाले की बात की जाए, इस वाले की Y की, Y कितना है? 90 अंश। तो फिर
90 अंश के लिए सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब कर्व, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, उसके पास वाला लंब और नीचे वाला आधार होगा। तो ये समझ लिया तीनों एंगल के लिए किसके लिए कौन सी भुजा क्या होगी, बस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समझ गए, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। देखिएगा यहाँ ध्यान से। बेसिक अगर स्टार्टिंग किसी चीज की समझ ली तो फिर वो आसान हो जाता है। अगर शुरुआत ही खराब होगी, जैसे कोई मकान बनाना है, नींव गाड़ो थोड़ी, पिलर विलर लगाओ नहीं, तो मकान क्या होगा, थोड़े दिन बाद गिरेगा। जैसे कि बिहार के भी पुल गिर रहे हैं, है ना। तो अब आपके सामने फिर से एक त्रिभुज है। इस ट्रायंगल का नाम मान लो ये त्रिभुज है MNO। ये समकोण त्रिभुज है। जो N कोण है वो 90 अंश का है, N 90 अंश का है। और ये जो O कोण है, O को मान लिया थीटा। ऐसा चिन्ह बना देंगे तो उसे बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा है ना, इसका मान कुछ हो सकता है 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40, 50, है ना। तो ये जो थीटा है ये 90 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, या 90 के बराबर, 90 से बड़ा नहीं होगा त्रिकोण में। तो हो भी सकता है आगे के एक्सरसाइज में होगा, लेकिन इसमें ही रहेगा। थीटा क्या है, एक एंगल है। अब इस थीटा के लिए हम लोग इनके मान लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा साइन थीटा। अब यहाँ जैसे ही आपके सामने थीटा है, अब थीटा के लिए इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे। तो थीटा यानी कि O और O यानी कि थीटा। तो इस O के सामने की ये वाली साइड है MN, ये क्या होगी, ये होगी आपके लिए क्या, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और ON क्या होगी, बेस यानी कि आधार। और ये बड़ी वाली तो सामने की हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। तो इतना याद रखना आपको। अब साइन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, होता है क्या, लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो यहाँ पर लंब देखो क्या है, लंब है MN। तो लंब की जगह क्या लिख देंगे, MN, सॉरी MN। लंब क्या है, MN, तो लंब की जगह MN। नीचे क्या है, कर्ण, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, MO लिख दो या OM, तो OM, ठीक है। तो मेन ये है साइन थीटा का पता करना आपको, लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरीके से कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार क्या है, ये ON, और कर्ण क्या है भाई, OM, ठीक है। इसी तरीके से tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब क्या है, MN, आधार क्या है, ON। तो क्वेश्चन में क्या होगा, इनके वैल्यू दिए जाएंगे। लंब 3 दिया जाएगा, आधार 4 दिया जाएगा, हाइपोटेनस 5 दिया जाएगा। बस आपको मान रख के सॉल्व करना होगा, आंसर आ जाया करेगा। अब आपने जब 3 याद कर लिए, ठीक है, तो ये 3 अपने आप याद हो जाए। जब आपने 3 याद कर लिए तो 3 कहां से आएंगे, अपने आप आएंगे। देखो कैसे आएंगे, क्या कर देते हैं, इनका अपोजिट कर देते हैं। जैसे साइन का आपने याद कर लिया तो आपको कॉसिक का निकालना है, किसका, कॉसिक थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कॉसिक थीटा क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार, सॉरी, लंब नीचे आएगा।
यानी कि हाइपोटेनस कोण परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ पे कर दोगे, ओ एम ऊपर एम एन नीचे, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना एम एम कट गया, वहां नहीं कटेगा क्योंकि ये साइड के नाम है, ठीक है। अब आपको कॉस का पता है तो आप सेक का भी कर सकते हैं उल्टा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड ऊपर आधार नीचे, कर्ड अपॉन आधार। अब देखो tan का आपको पता है तो ये तो पता ही है 6 होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो tan का उल्टा क्या बचा, कॉट बचा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। तो यही भूलना है, कर्ड है कि लंब है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3 आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, 3 उसके उल्टे हो गए। और अगर और सरल करना है तो एक क्या होता है, पढ़ा होगा आपने अगर कभी पढ़ी है तो, लाल बटे ऐसा। देखो कैसे, अगर साइन का आपको निकालना है तो पहला अक्षर ले लो, लाल बटे का पहले लिख लो, एल एल के ये लिख दिया। साइन का निकालना है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ड, तो एल से लंब, के से कर्ड हो जाएगा। और कॉस का आपको निकालना है तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे मान लो, तो 2 नंबर पे क्या होगा, 1 पे ये था, 2 पे ये, 3 पे 2 पे है, ए बटे के, ए से आधार, के से कर्ड, आधार बटे कर्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे मान लो tan को, तो tan तीसरे नंबर क्या है, एल बटे ए, लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो 3 अगर याद कर लोगे हमारे हिसाब से, 3 ही तो करने हैं, बाकी के 3 इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगर इसी से इनको भी निकालना है तो इनको क्या लिख दो, नीचे से देखेंगे अब, है ना। कॉसिक को देखना है तो साइन का उल्टा कर्ड बटे लंब, सेक को देखना तो कर्ड बटे आधार, कॉट को देखना तो आधार बटे लंब। इन 3 को देखना है तो नीचे से ऊपर देखेंगे और इनको सीधा सीधा। तो चाहो तो एक लाल बटे का भी लिख सकते हो, भूल जाओ तो, नहीं तो 3 याद कर लो, लंब बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड और लंब बटे आधार। ये 3 याद होने पर ये 3 याद हो गए। जब आपको इतना सब याद हो गया तो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल का, ऐसे ही अपने मन से देखते हैं कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया जो कि कैसा है, ये ट्रायंगल है आपका, इसका नाम है एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स है वो 90 अंश का है ना। क्वेश्चन आता है tan z बराबर 3/4, 3/4। tan z बराबर 3/4 है तो cos z बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को समझ लो, लिखने से कॉपी भरेगी, समझने से दिमाग भरेगा। ये ट्रायंगल दे देगा या ट्रायंगल नहीं भी देगा आपको, उसने ये दे दिया tan z बराबर 3/4, तो cos z का मान बताओ। z की जगह थीटा भी हो सकता था। और बता देगा x y z एक त्रिभुज है जिसमें x 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो फिर त्रिभुज बना लेंगे। tan z अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। tan z बराबर कितना है, 3/4। वैसे tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे tan z बराबर लंब बटे आधार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर यानी कि 3 किसकी जगह है,
परपेंडिकुलर की जगह, 4 किसकी जगह है, बेस की जगह है, ठीक है। तो 3 लिख देंगे जेड के लिए, जेड तो ये रहा, इसके लिए लंब कितना है, सामने वाला, यानी कि एक्स वाई लंब है, तो एक्स वाई की जगह कितना आएगा, 3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिग्री तो है। आधार ये रहा, आधार की जगह एक्स जेड, यानी कि ये वाली होगी 4, एक्स से जेड तक 4 और एक्स से वाई तक 3। और हमें निकालना है क्या, कॉस जेड। जब हम कॉस जेड निकालेंगे तो हमें कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो आधार बटे कर्ण, हमें कर्ण और चाहिए, कर्ण तो क्या है, वाई जेड है। तो कर्ण कैसे आए, जब कभी समकोण त्रिभुज लगता है तो पाइथागोरस फिर में आती है, लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, है ना, 5 भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब कितना है, 3, है ना, लंब कितना है, 3। इसके लिए नहीं देखना है, किसके लिए देख रहे हैं हम, जेड के लिए। जेड के लिए लंब कितना है, 3, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब होती है। तो जेड के लिए लंब 3, 3 का स्क्वायर 9 का तो सीधा, आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 हो गए 25। और यहाँ पर क्या चल रहा था, कर्ण का स्क्वायर चल रहा था, कर्ण का स्क्वायर चल रहा था। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 5 होगा। क्या होगा, अंडर रूट के बाद कोई नंबर आता है तो प्लस माइनस 5 होगा, अगर माइनस तो हमारे लिए बेकार है, तो हम प्लस 5 ही लिखते हैं। तो कर्ण कितना आ गया, तो वाई जेड यानी कि कर्ण कितना आ गया, 5। तो अब हम लिख सकते हैं कॉस जेड की वैल्यू, है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस जेड बराबर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसके लिए, जेड के लिए 4, 3 मत लिखते हैं, 4 और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है, 5। तो आंसर कितना आएगा, 4 बटे 5। तो आया समझ में, कठिन लगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को कह देता, सुनो, कि हमें बताओ कॉस बाई की वैल्यू, किसकी, फॉर्मूला तो वही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होते ही है, यानी आधार बटे कर्ण तो है ही। लेकिन अब उसने कह दिया कॉस बाई, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा बाई के लिए। यहाँ देखो बाई है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, जेड के लिए पूछ रहा है कि बाई के लिए कि एक्स के लिए। तो अगर बाई के लिए पूछा तो लंब कितना हो गया, 4, आधार कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर 3 आएगा बेस, है ना, और कर्ण कितना आएगा, 5। तो देखो है कॉस, यहाँ भी कॉस। जेड के लिए पूछ दिया तो चेंज हो गया आंसर, और बाई के लिए पूछ दिया तो चेंज हो गया। तो ये याद रखने की चीज है क्या, कि किसके लिए पूछ रहा है, कौन से एंगल के लिए, तभी आप कर पाओ। जेड के लिए पूछा तो सामने का 3 ये वाला लंब होगा, बाई के लिए पूछा तो ये वाला लंब होगा, समझ गए। और सबसे बड़ी वाली तो होती है हाइपोटेनस, यानी कर्ण, जो बच गई वो आधार। तो इतना नोट करो, फिर करते हैं एक्सरसाइज।